हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब हमेशा अच्छे रहें। तो चलिए फटाफट से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में बच्चों हमने समझा था कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, डाइजेशन हमें किस चीज़ की करनी है, फूड की करनी है। ठीक है, तो फूड की जो हम डाइजेशन करते हैं, तो आज इस वीडियो में हमने क्या समझना है कि फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, अब फूड की डाइजेशन हमने क्यों करनी है, पहले तो रीज़न इसलिए क्योंकि हमें क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी। हमें एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हमें फूड की डाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो हमें ये एनर्जी ना मिलती कैसे है। ठीक है, इसको एक डायग्राम की मदद से हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो मैं आपके लिए एक डायग्राम लेके आई हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है, ये मैंने क्या बनाया है अभी अच्छे से समझते हैं। ये हमारा फूड है। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड रहता है प्लांट्स में। ठीक है, कुछ भी मत समझो, बस समझ लो एक फूड है। ठीक है, हमने कल बोला था कि उसकी डाइजेशन होती है। ठीक है, मीन्स सिंपल टर्म्स में उसका ब्रेक डाउन होता है और सबसे सिंपल फॉर्म में वो क्या बन जाता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर टूट टूट के ग्लूकोज की फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज जब छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में ये जो टूट गया, ग्लूकोज टूट गया, अब ये कहाँ एब्जॉर्ब हो गया बेटा, ये हो गया हमारा ब्लड कैपिलरी में। यहाँ तक तो मैंने कल भी समझा दिया था आपको। ठीक है, ब्लड कैपिलरी में, तो ये देखो ग्लूकोज आ गया हमारे ब्लड में। दूसरी बात, साथ के साथ हम सांस भी ले रहे हैं। ये देखिए, हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग के साथ साथ हमारे अंदर क्या जा रही है, ऑक्सीजन रिच एयर। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर। तो ऑक्सीजन हमें बड़ी ज़रूरी चाहिए, क्यों चाहिए, तो देखो ये ऑक्सीजन जाती है किसकी मदद से, फायरिंग से, फिर ट्रेकिया से, देन ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की मदद से, और कहाँ चली जाती है बेटा, लंग्स में चली जाती है। लंग्स से ये ऑक्सीजन कहाँ एक्सचेंज होती है, कहाँ एब्जॉर्ब होती है, किधर चली जाती है, ये भी ब्लड कैपिलरी में चली जाती है। क्योंकि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, हमारे शरीर में हर चीज़ किसको चाहिए, सेल को चाहिए बेटा, हमारे सेल को चाहिए। ठीक है, चाहे हम ग्लूकोज हैं खा रहे हैं, चाहे हमें ऑक्सीजन चाहिए, चाहे हम दवाई खा रहे हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं ना, हमें हार्मोन्स हैं हमारे, किसी चीज़ का भी एक्शन वो होना कहाँ है, एक्चुअली सेल पे होना है। ठीक है, तो सेल तक हम पहुँचाएं कैसे उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को, तो हम सिर्फ किसकी मदद से पहुँचा सकते हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट का मीडियम क्या होता है, ब्लड। ठीक है, ब्लड क्योंकि फ्लो कर रहा होता है इधर से उधर, हर वक्त फ्लो कर रहा होता है, तो वो ही अपने साथ साथ चीज़ें भी इधर से उधर ले जाता है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो कोई गैस हो, जैसे कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरी में फ्लो होते होते ये क्या हो गया, ग्लूकोज भी आ गया कहाँ तक, सेल तक, और ऑक्सीजन भी आ गई कहाँ तक, सेल तक। अब देखो ये जो ग्लूकोज यहाँ पहुँच गया, उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की मदद से उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन को आप बायोलॉजिकल टर्म में छोड़ के एक सिंपल से शब्दों में समझो कि हमें किसी चीज़ को अगर जलाना है ना, ख़त्म करना है, तो हम क्या करते हैं, फूंक मारते हैं ना, चूल्हा जलाते हैं, कुछ भी करते हैं, फूंक मारते हैं ना। ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से कोई चीज़ जल पाएगी, ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोई भी चीज़ जल नहीं पाती। तो ऑक्सीजन की मदद से जब ग्लूकोज बर्न होता है, ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, तो क्या बनता है उससे बेटा, CO2 एंड ATP, एनर्जी रिलीज होती है, प्लस थोड़ा बहुत वाटर। ठीक है, तो मेन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ATP। ऐसे ही तो ATP जनरेट होती है, सेल अपनी एनर्जी जनरेट करता है कैसे, उसको पहले ग्लूकोज चाहिए, उसको पहले ऑक्सीजन चाहिए, जब उसके पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन आएगा तभी वो अपनी ATP जनरेट कर पाएगा, और जब ATP बनेगा इसके अंदर तभी तो सेल को एनर्जी मिलेगी। ओके, इतनी बात आपको क्लियर समझ आ गई, क्लियर हो गई इतनी बात कि हमें फूड की डाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि हम ATP बना सकें। ओके, तो चलिए अब ये बात तो अलग हो गई, हमें आज क्या पढ़ना है, फूड के कंपोनेंट्स। तो फूड के कंपोनेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो फूड, हम फूड में क्या क्या खाते हैं, या तो वही हम दाल सब्जी खाते हैं तो हो गए हम वेजिटेरियन, या हम मीट खाते हैं तो हम क्या हो गए, नॉन वेजिटेरियन। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो इसका मतलब हम क्या खा रहे हैं, प्लांट। अगर हम नॉन वेज है तो हम क्या खा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या खा रहे हैं बेटा, एनिमल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अगर हम प्लांट खा रहे हैं तो प्लांट किस चीज़ से बना हुआ है, कोई भी लिविंग चीज़ किस चीज़ से बनी है, सेल से। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, कोई भी लिविंग चीज़ सेल से ही तो बनी है, तो इसका मतलब हम क्या खा रहे हैं, प्लांट सेल। अगर हम एनिमल खा रहे हैं, कोई मीट खा रहे हैं, चाहे वो मरा हुआ ही है, चाहे वो पकाया हुआ ही है, कुछ भी है, तो वो किस चीज़ से बना है, वो भी तो सेल से बना है ना, तो इसका मतलब हम क्या खा रहे हैं एक्चुअली में, एनिमल सेल। मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो हम क्या खाते हैं, सेल।
क्या खाते हैं? सेल। तो हम सेल खाते हैं, तो अगर हमें सेल के कंपोनेंट पता है, हमें यहाँ पे सेल का पूरा ये नहीं जानना है, स्ट्रक्चर नहीं जानना है कि क्या उसमें ऑर्गेनेलीज होती हैं, क्या कुछ, ये आपका सेल यूनिट अलग से है, वहाँ पे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस हमें फूड के कंपोनेंट, हमें मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फूड के कौन से कौन, तो फूड के कंपोनेंट सिंपली क्या है? सेल के कंपोनेंट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो, जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो हमें 2-3 चीज़ें पता होती हैं कि हमें खाने से क्या क्या चाहिए। हमें खाने से चाहिए एक तो कार्बोहाइड्रेट, मैं लिख देती हूँ साथ के साथ, देखो हमें क्या क्या चाहिए जो हमें पता है। हमें पता है कार्बोहाइड्रेट, हमें पता है प्रोटीन, हमें पता है फैट्स या लिपिड्स, ठीक है। ये 3 चीज़ पता है हमें कि हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होता है, हमें प्रोटीन भी चाहिए होता है, हमें फैट भी चाहिए होता है। इसका मतलब फूड से ये जो तीनों चीज़ें मिल रही हैं, एक्चुअली में कहाँ से मिल रही हैं? किसी एक सेल से ही मिल रही हैं, समझ गए बेटा। बट हमारे फूड के कंपोनेंट 3 नहीं होते, हमारे फूड के कंपोनेंट होते हैं 4 कंपोनेंट्स होते हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझते हैं कैसे, तो आ जाओ सबसे पहले सेल देख लेते हैं। तो देखो, अगर मैं एक सेल को बनाती हूँ, ये लो, ये सेल बना दिया मैंने, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या भरा पड़ा होता है? साइटोप्लाज्म भरा पड़ा होता है, उसके अंदर उसका स्टोर्ड फूड भी है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे? क्या है इसका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? उसका डीएनए आरएनए, जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? उसका डीएनए आरएनए, जेनेटिक मटेरियल है इसका, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है इसका? कोई भी जो इसने स्टोर किया है फूड, तो स्टोर किसकी फॉर्म में किया होगा? ग्लाइकोजन या स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। तो मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ से मिल गई, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा, हर वक्त इसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, अभी सेल के अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स भी हैं। तो लो, दूसरा कंपोनेंट भी हमें मिल गया, प्रोटीन्स, ठीक है। फिर सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? सेल यूनिट में आप पढ़ेंगे बेटा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड। किसकी? फॉस्फोलिपिड की। तो देख रहे हो, हमें यहाँ से लिपिड भी मिल गया, ये लो 1 2 3, 3 कंपोनेंट्स मिल गए। अब चौथा कंपोनेंट क्या है? तो देखो बच्चों, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल भी है, डीएनए आरएनए। तो क्या आप किसी का डीएनए आरएनए भी खा लेते हो? अब खा के मत मुकर जाना, आप सबने खाया हुआ है, मैंने भी खाया हुआ है, ठीक है। हम ऑब्वियसली हम खाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? चौथा कंपोनेंट क्या है उसका? डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो दिस इज द 4th कंपोनेंट, ठीक है। तो फूड के कंपोनेंट्स कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स या फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे देखते हैं इसके डिटेल में कि हमें इसको कैसे डाइजेस्ट करना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे अब फूड कंपोनेंट्स हमें पता चल चुके हैं, कितने हैं? 4। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इनको एक एक चीज़ को हम डिटेल में इसलिए समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझ लें, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि उन चीज़ों को जब तोड़ने के लिए इस चैप्टर में आपको एंजाइम्स पढ़ने पड़ेंगे ना, तो आपको एंजाइम्स फटाक से लर्न हो जाएंगे, आपको लर्न करने की अलग से ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप मुझसे पहले ही ना आपके माइंड में उनका नाम आ जाएगा कि ये वाला एंजाइम इस चीज़ को तोड़ता होगा, ये वाला एंजाइम इस चीज़ को डाइजेस्ट करता होगा, ठीक है। इसीलिए हम इन चीज़ों को यहाँ पे समझ रहे हैं। और दूसरी बात बेटा, जब हम इन चीज़ों की थोड़ी थोड़ी डिटेल यहाँ पे समझ लेंगे, इस चैप्टर में समझ लेंगे, तो आपके ही सिलेबस में +1 में ही बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है ना, तो वो समझने में भी आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। और उस चैप्टर के बाद जब आप दोबारा से इस चैप्टर को देखोगे तो आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ओके। तो चलो हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो होता क्या है, ठीक है। सिंपल हमें पता है कि शुगर, सिंपल क्या पता है हमें? शुगर। तो देखो कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा वो क्या है? सिंपल ग्लूकोज की चेन होती है, ग्लूकोज की चेन।
एक्चुअली चाहे प्लांट है, एनिमल है, हमने किसी भी ग्लूकोज को, किसी भी शुगर को किस फॉर्म में स्टोर किया होता है? ग्लूकोज की चेन में हमने स्टोर किया होता है इसको। ठीक है, तो हमें इसको कैसे तोड़ना है बेटा? ऐसे से तोड़ना है, ऐसे से तोड़ना है, ऐसे से तोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को एक चीज़ समझ लेते हैं रफ, कि अगर मैं ग्लूकोज लिख रही हूँ तो ग्लूकोज का मतलब हमें समझ के आता है शुगर। इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? सैकेरम या सैकेराइड। क्योंकि ये सिर्फ एक है तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? मोनोसैकेराइड। अगर इसी ग्लूकोज की मैं खूब सारी चेन बना दूँ बेटा, खूब सारी चेन बना दूँ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ उसको? पॉलीसैकेराइड बोल सकती हूँ। पॉलीसैकेराइड कुछ भी नहीं है, इजी है। पॉलीसैकेराइड मीन्स खूब सारी सैकेराइड, मोनोसैकेराइड मीन्स एक ही ग्लूकोज का यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास ना जो हम खाना खाते हैं, हम किस फॉर्म में खाते हैं? हम पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में खा रहे हैं उसको। ठीक है, तो हम पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में खा रहे हैं, मीन्स स्टार्च की फॉर्म में खा रहे हैं। स्टार्च जो है एक चेन है ग्लूकोज की, मीन्स पॉलीसैकेराइड है वो। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा बेटा, तभी तो एक एक ग्लूकोज हमें मिलेगा वहां से। और एक एक ग्लूकोज को हमें कहाँ पहुंचाना है? ब्लड की मदद से सेल तक। समझ आ गई इतनी बात? तो देखो, पॉलीसैकेराइड को जब हम तोड़ेंगे, ये तोड़ दिया मैंने, ये तोड़ दिया मैंने, ठीक है, ये लो एक और बना देती हूँ, ये तोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने अब क्या बना दिया? ये दो दो बन गए, ये दो दो बन गए, ये दो दो बन गए, दो दो ग्लूकोज यूनिट बन गए। तो पॉलीसैकेराइड से मैंने क्या बना दिया इसका? डाइसैकेराइड। सिंपल, वही नाम है डाइसैकेराइड। मीन्स ये लो, ऐसे तोड़ दिया मैंने, ये लो, ये एक एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये आ गया, एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये आ गया, ऐसे तोड़ा है मैंने इनको। पर मुझे तो इसको भी तोड़ना है, मुझे तो इसको भी तोड़ना है, मुझे तो इसको भी तोड़ना है, मुझे तो इसको भी तोड़ना है। ठीक है, तो अब मैं जब डाइसैकेराइड को भी तोड़ दूंगी और ग्लूकोज ये अलग अलग हो जाएगा, अब मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? मोनोसैकेराइड। क्लियर हुई बात? अब मैं क्या बोल सकती हूँ उसको? मोनोसैकेराइड। तो आपको ये कहानी समझ आ गई पूरी, कि हम जो खाना खाते हैं, जो स्टार्च की फॉर्म में हम खा रहे हैं, वो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, मीन्स ग्लूकोज की लंबी एक चेन है। उसको पहले हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, डाइसैकेराइड में तोड़ दिया, फिर हमने उसको डाइसैकेराइड को और छोटे उसमें फॉर्म में तोड़ना है। किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज। समझ आ गए? ग्लूकोज क्या है? सिंगल यूनिट है शुगर का, इसलिए हमने इसको बोल दिया मोनोसैकेराइड। अब देखो, जब आप उसके बाद एंजाइम्स लर्न करोगे ना, तो आपको कितनी जल्दी से लर्न होंगे। जैसे कि मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, हम ज़्यादा एंजाइम्स यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एंजाइम्स अभी हमने चैप्टर के साथ साथ लर्न करने हैं। ठीक है, बट आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। बस एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कोई भी एंजाइम होगा ना, जिसने जिस चीज़ को डाइजेस्ट करना होगा, उसके आगे ना एज लगा देना, एज, एज। ठीक है, उसके आगे आपने क्या लगाना है? एज। जैसे जैसे सिंपल, अगर मुझे लिपिड को डाइजेस्ट करना है, लिपिड को डाइजेस्ट करना है, तो मैं क्या लगा दूंगी? लाइपेज। समझ आ गया कितना इजी है? अगर मुझे डीएनए को डाइजेस्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? डीएनएस, डीएनएस। अगर मुझे आरएनए को डाइजेस्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? आरएनएस। ठीक है, अगर मुझे लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? लैक्टेज। ठीक है, लैक्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है बेटा, डाइसैकेराइड। तो इसका मतलब लैक्टोज, ये लैक्टेज क्या हो गया? डाइसैकेराइडेज। तो ये भी गलत नहीं है बोलना कि डाइसैकेराइड को तोड़ने वाला, डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होगा? डाइसैकेराइडेज। और अगर हम उसको स्पेसिफिक नेम देना चाहें एग्जाम्पल के तौर पे, तो डाइसैकेराइड का मैंने एग्जाम्पल लिया है लैक्टोज, और डाइसैकेराइडेज का एग्जाम्पल ले लिया मैंने लैक्टेज। समझ आ गई बात? ठीक है, तो आपकी बुक में ना बहुत सारी चीज़ें तो नहीं दी हुई हैं, दो तीन चीज़ें बड़ी इजी इजी हैं। ठीक है, उसके नाम आपको याद करने हैं। जैसे कि वैसे चैप्टर जब आगे आगे बढ़ेगा हम तब भी पढ़ेंगे, पर दो तीन चीज़ें, जैसे दो तीन नाम हैं। जैसे मोनोसैकेराइड के नाम दिए हैं, मोनोसैकेराइड के नाम दिए हैं आपकी बुक में। ठीक है, मोनोसैकेराइड क्या था? सिंगल यूनिट ऑफ शुगर। शुगर हमारा लेमेन टर्म है ना, आम भाषा में हम शुगर बोलते हैं उसको, सिंगल यूनिट। तो उसके एग्जाम्पल क्या क्या दिए बेटा? एक तो दिया है ग्लूकोज, ग्लूकोज तो सिंगल है, पता है आपको, वो मोनोसैकेराइड है। एक एग्जाम्पल ये दिया है
दूसरा आपका दिया है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज भी क्या है, एक मोनोसेक्राइड, ये डिफरेंट शुगर, इसका फॉर्मूला अलग है, मतलब केमिकल फॉर्मूला इसका थोड़ा सा अलग हो जाता है, स्ट्रक्चरल एंड केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है, तीसरा एग्जाम्पल आपको दिया है गैलेक्टोज। समझ आ गया, क्लियर हो गई इतनी बात। मोनोसेकेराइड के आपकी बुक में 3 एग्जाम्पल दिए, आपको बस वो ही लर्न करने हैं, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, एक गैलेक्टोज। ये तीनों जो शुगर्स हैं ना, ये भी एक शुगर है, ये भी एक शुगर है, ये भी एक शुगर है, ये तीनों क्या है, सिंगल सिंगल यूनिट है, इसीलिए मोनोसेकेराइड हमने इनको बोल दिया। क्लियर हो गई बात। अब डाइसेकेराइड के भी आपके 3 ही एग्जाम्पल दिए हैं बुक में जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो जैसे डाइसेकेराइड क्या है, कुछ नहीं, इन्हीं को दो को मिला लो, बन जाएगा डाइसेकेराइड। 2 यूनिट्स आ जाएंगे अब किसके, ऑफ शुगर। ठीक है, तो लो बना लेते हैं, फटाफट से बना लेते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल दिया आपका, अगर ग्लूकोज को ही आप 2 बार जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, डाइसेकेराइड बन जाएगा। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का नाम बन जाता है बेटा माल्टोज। क्या बन गया, माल्टोज। तो माल्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है। माल्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है। क्यों है डाइसेकेराइड, क्योंकि ये 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज से मिलके बना है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, ये एक शुगर, ये एक शुगर, इन दोनों को मिला के जो शुगर बनती है, डाइसेकेराइड जो बनता है, वो बनता है सुक्रोज। तो इसका मतलब सुक्रोज भी क्या है, एक डाइसेकेराइड है। देन थर्ड एग्जाम्पल दिया, बहुत ही ईजी है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज हो गया आपका लैक्टोज। तो इसका मतलब लैक्टोज भी क्या है, एक डाइसेकेराइड है। सिंपल। तो 3 डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। तो देखो ये कैसे लर्न करने हैं आपको, ग्लूकोज तो तीनों में, सिंपल, ग्लूकोज तीनों में है। फिर वो जो 3 मोनोसेकेराइड थे उनको लिख लो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज को ग्लूकोज में प्लस किया, माल्टोज। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में प्लस किया, सुक्रोज। ग्लूकोज को गैलेक्टोज में किया, लैक्टोज। अब सोचो कितना आसान है। माल्टोज को मुझे डाइजेस्ट करना है किसी एंजाइम से, बोलो बच्चों क्या नाम होगा उसका, आ रहा होगा आपके माइंड में, कौन सा एंजाइम होगा। कितना इजी है, जैसा नाम बस एज लगाते चलो, कौन सा आ जाएगा बेटा, माल्टेज। सुक्रोज को तोड़ना है बाय सुक्रेज, लैक्टोज को तोड़ना है बाय लैक्टेज। हो गया इजी, कितनी इजी कहानी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला जो पार्ट था वो हो गया खत्म। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है बेटा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हमने कर लिया, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन आप सभी को पता ही है क्या होता है, एमिनो एसिड्स की चेन, एमिनो एसिड की चेन। ठीक है, खूब सारे अमीनो एसिड्स की चेन। अब एक चीज़ सोचो, ये जितने भी हमारे फूड कंपोनेंट्स हैं ना, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, इसका मतलब ना ये पॉलीमर्स हैं। ठीक है, तो ये किसी ना किसी मोनोमर यूनिट के जोड़ जोड़ के तब एक लंबी चेन बनी है, तब जाके हमने इनको ये नाम दिए ऊपर। ठीक है, तो प्रोटीन किसकी चेन होती है, सिंपली बेटा एमिनो एसिड्स की चेन। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, एमिनो एसिड्स को तोड़ना है। क्या करना है, एमिनो एसिड्स को तोड़ना है। ठीक है, तो एमिनो एसिड्स को जब इनको तोड़ेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, एक एक एमिनो एसिड। ये जो मैंने लिखा है एमिनो एसिड है इसका मतलब। ठीक है, शॉर्ट में अमीनो एसिड। क्लियर। इन्हीं के इनके जो हमारे एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ने वाले जो एंजाइम होंगे, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होंगे, वो हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे बेटा, इजी हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। ठीक है, नाउ आ जाते हैं लिपिड पे। थर्ड, लिपिड। नाउ लिपिड्स, लिपिड्स जो हैं बेटा, हम क्या समझते हैं उससे, फैट्स। तो हमें पता है, और फैट्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है बेटा, किसका नाम आता है सबसे पहले, सोचो, कोलेस्ट्रॉल का।
आता है ना कोलेस्ट्रॉल का, बट यहाँ कोलेस्ट्रॉल इसका फूड कंपोनेंट हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये लीवर बनाता है, तो हमें यहाँ नहीं इसको लर्न करना। एक्चुअली जो हम जितना भी फैट प्रोडक्ट खाते हैं, जो हम लिपिड्स खाते हैं, अगर हम वो कैलोरी में यूज़ ना करें ना, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं या हमारी बॉडी में वो यूज़ ही नहीं हो पा रहा है, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट था वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा था, स्टार्च की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ऐसे चेन थी उसकी, ठीक है। तो वैसे जो लिपिड है ना वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, बस आपको वो लर्न करना है, बस वो लर्न करना है। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना सा लर्न कर लो किस फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स, देखो एक नाम कोलेस्ट्रॉल था ना, उसको तो मैंने कट कर दिया, वो नहीं है, ठीक है। क्या है दूसरा नाम, ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में हमारे फैटी टिश्यूज़ में और ब्लड में ये स्टोर रहता है, कौन, लिपिड्स, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है ये भी एक चेन है, मतलब ये भी एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। तो ये कैसे बना है, अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूँ तो देखो ट्राई लगा हुआ ना यहाँ पे, और यहाँ क्या है, ग्लिसराइड। तो देखो कैसे है ये, यहाँ पे होता है बेटा एक ग्लिसरोल, ठीक है, और यहाँ पे उसके साथ ना बॉन्ड बना होता है किसका, 3 फैटी एसिड्स का, 3 फैटी एसिड्स का, तभी हमने इसको बोल दिया 1 2 3 ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड हमारा ऐसा दिखता है। अब ट्राइग्लिसराइड को मुझे अगर तोड़ना है तो मैं पहले इसको तोड़ूंगी, ठीक है। तो अब क्या बन गया, अब 2 ही फैटी एसिड बन गए ना, ठीक है, मतलब मैंने इसको तोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये 2 ही बच गए ना, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, ट्राइग्लिसराइड से टूट के क्या बनेगा, डाइग्लिसराइड, ठीक है। तो डाइग्लिसराइड मेरा कैसे दिखेगा, ये लो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ये फैटी एसिड, ये FA मैंने फैटी एसिड लिखा बेटा, ठीक है। अब मान लो ये वाला बॉन्ड भी मैंने तोड़ दिया, तो डाइग्लिसराइड से टूट के अब क्या बनेगा, मोनोग्लिसराइड। क्लियर हुई बेटा बात, मोनोग्लिसराइड। अब देखो जब मैं डाइग्लिसराइड को तोड़ूंगी तो मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए यहाँ पे, डाइग्लिसराइडेज, बस एज लगा लो, ठीक है। यहाँ पे मोनोग्लिसराइड मिल जाएगा मुझे, मोनोग्लिसराइड को भी तोड़ दूंगी मैं, लो ये ग्लिसरॉल है, इसके साथ फैटी एसिड का बॉन्ड बचा हुआ है बस, ठीक है। तो मैंने अगर इसको भी तोड़ना है तो मैं कौन सा एंजाइम यूज करूंगी, मोनोग्लिसराइडेज, ठीक है। और क्या बन जाएगा मेरे पास, फैटी एसिड अलग से हो जाएगा और ग्लिसरॉल अलग से बच जाएगा, ठीक है। बट आपको इतना टफ लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल आपको क्या लर्न करना होता है इन दोनों की जगह। एक्चुअली जब हम लिपिड्स को तोड़ते हैं ना तो बस आपको एक ही चीज़, एक ही नाम याद करना है, क्या, लाइपेस। क्या याद करना है, लाइपेस, कुछ भी नहीं याद करना आपको, आपके बस सिलेबस में इतना ही है, आपको क्या लर्न करना है, लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम इज लाइपेस। तो देखो साथ के साथ हमें ना कुछ कुछ एंजाइम्स भी लर्न हो गए हैं, जो कि अभी हमने डिटेल में पढ़े नहीं है, हम डिटेल में पढ़ेंगे तो अब तो आपको सब कुछ समझ आ ही गया है, तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो लाइपेस, तो इस तरह से हमारा लिपिड्स भी हो गया, थर्ड कॉम्पोनेंट। लास्ट कॉम्पोनेंट हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो देखो बेटा फोर्थ कंपोनेंट कौन सा है हमारे फूड का, न्यूक्लिक एसिड, DNA या RNA, ओके। तो न्यूक्लिक एसिड है ये, मीन्स DNA और RNA, हमने पहले ही कहा कि जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड, ये सारे क्या हैं, पॉलीमर्स। इसका मतलब DNA और RNA भी क्या है, पॉलीमर, ठीक है। तो ये पॉलीमर है, तो इनके मोनोमर को क्या बोलते होंगे, मीन्स जिससे ये जुड़ जुड़ के बना होगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड, 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 खूब सारे न्यूक्लियोटाइड सो ऑन, ये जो मिले होंगे तब जाके एक चेन बनी होगी, तब जाके हमने क्या बोला होगा उसको, एक DNA। समझ आ गई इतनी बात। तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए, न्यूक्लियेज, मीन्स, और मैं क्या बोल सकती हूँ मोर स्पेसिफिक, DNA को अगर मुझे तोड़ना है तो मैं क्या बोलूँगी, DNAs। अगर मुझे RNA को तोड़ना मैं क्या बोलूँगी, RNAs। कितना आसान है देखो, न्यूक्लियस, DNAs, RNAs, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोटाइड जो है उसको भी तोड़ना है मुझे आगे, पर न्यूक्लियोटाइड दिखता कैसा है हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आपके बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे पढ़ेंगे हम। तो फिर भी सिंपली सा हमें कैसे दिखाई देगा, देखो
ये एक पेंटोज शुगर होती है, इसके पास एक नाइट्रोजन बेस लगा होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। ठीक है, बस आपको ना ऐसे याद करना है सिंपली कि एक ना ये देखो कितना सुंदर सा एक बच्चा है, ये बच्चा है मोटू सा। ठीक है, इसके दोनों हाथों में बलून्स हैं। ठीक है, एक में पी लिखा है, एक में एन लिखा है, बस ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है ना तो फिलहाल के लिए इतनी पिक्चर माइंड में रख लेना आपने। ठीक है, तो ये हमारा ना एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड दिखता है, एक शुगर, ये हमारी शुगर है, ये जो मैंने साइक्लिक फॉर्म में बनाई है शुगर है, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, तो अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड को इसको तोड़ना है तो मैं क्या करूँगी, क्या तोड़ूंगी, तोड़ दिया मैंने इसको, तो मैं क्या करूँगी, कौन सा एंजाइम आ गया, न्यूक्लियोटाइडेज। क्या करूँगी, न्यूक्लियोटाइडेज, मैंने न्यूक्लियोटाइड को तोड़ दिया। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ दिया, अब मेरे पास क्या बच गया, देखो सिर्फ मेरे पास क्या बचा, इतनी सी बात बच गई। तो जब सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन इसके ऊपर लगा होता है, फॉस्फेट नहीं होता है, फॉस्फेट यहाँ पे नहीं है, तो इतने से स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड कब बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड कब बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड हम तब बोलते हैं जब एक शुगर होती है, नाइट्रोजन होता है और फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड मीन्स उसके पास ना दोनों बैलून्स होने चाहिए। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड मीन्स एक बैलून मैंने साइड कर दिया, ऐसे लर्न कर लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास शुगर और नाइट्रोजन, न्यूक्लियोसाइड। अब अगर मुझे इसको भी तोड़ना है तो मैं कौन सा एंजाइम यूज़ करूँगी बेटा, न्यूक्लियोसाइडेज। सिंपल, कौन सा, न्यूक्लियोसाइडेज। अभी आप घबराओ मत कि ये एंजाइम से हम इतने सारे लर्न कैसे होंगे, यहाँ तो मैं खाली आपको समझा रही हूँ। अभी हमने जैसे जैसे चैप्टर आगे करना है ना, वहाँ पे सारे एंजाइम्स सीक्वेंस वाइज आएंगे और आपको ये पहले ही नाम सुने हुए होंगे, तो अब आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइडेज, और बचेगा क्या लास्ट में, देखो ये तोड़ दिया ना मैंने, ये तोड़ दिया, तो क्या बचेगा लास्ट में, शुगर प्लस बेसिस, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस। क्लियर हो गई बात। तो आधे से ज़्यादा रिएक्शंस तो आपको इस चैप्टर की लर्न हो जाएंगी यहीं के यहीं। तो होप आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई हो। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, हमने पढ़ा है कि फूड कंपोनेंट्स 4 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म हमें तोड़ना होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म तोड़ना होता है एमिनो एसिड में, लिपिड का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म तोड़ना होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में, फैटी एसिड में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म तोड़ना होता है, लास्ट में हमारे पास एक फॉस्फेट बच जाता है, हमारे पास एक शुगर बच जाती है, सबको अलग अलग तोड़ना है, और लास्ट में बेसिस। क्लियर बेटा। ठीक है, तो फूड कंपोनेंट्स हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, और हमें कहाँ कहाँ से ये सारी चीज़ें मिली हैं हमने वो भी समझ लिया है। होप आपको ये सारा क्लियर हो गया हो, और जिस बच्चे को ये चीज़ कुछ भी बीच में कोई डाउट रह गया हो, कुछ समझना हो, प्लीज़ आप कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी और क्लियर करने की कोशिश करूँगी इस टॉपिक को। ओके बेटा, बाय बाय।